हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन नई यूनिट जो यूनिट नंबर 2 है, यूनिट नंबर 2 ये अपन स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले हम पहली यूनिट पढ़कर आए थे, जिसमें 4 लेसन पढ़े थे। यूनिट का नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके अंदर 4 लेसन हमने कौन कौन से पढ़े थे? तो पहला लेसन था उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा लेसन था गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, जो तीसरा लेसन था उसका नाम था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और जो फोर्थ लेसन था जो अभी रिसेंटली आपने सबसे लास्ट टाइम पढ़ा है उसका नाम था इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो ऐसे 4 लेसन मिलाकर हमारी एक यूनिट बन रही थी। इस यूनिट में जो पहली यूनिट थी उसमें हम क्या पढ़ते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज इन रेस्ट। चार्ज जब रेस्ट में है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो हमने पढ़ा था। अभी सेकेंड यूनिट अगर हम जाते हैं तो सेकेंड यूनिट में यूनिट का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर आपके 2 लेसन हैं, एक है इलेक्ट्रिक करंट और एक है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो करंट के बारे में पढ़ेंगे और हम सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। तो पूरा सिलेबस जो आपका है उसमें 17 लेसन है, लेकिन उनको डिवाइड किया है यूनिट्स में। तो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं आपकी 10। किसी में चैप्टर ज़्यादा है, किसी में कम है, किसी में एक ही है चैप्टर। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें एक ही चैप्टर था पूरी यूनिट के अंदर। ऑप्टिक्स पढ़ा है, उसमें 2 लेसन है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। न्यूक्लियर एंड एटॉमिक फिजिक्स पढ़ा है, उसमें 2 लेसन है, एटॉमिक फिजिक्स अलग है और न्यूक्लियर फिजिक्स अलग है। तो ऐसे कुछ में 2 चैप्टर हैं, किसी में 3 चैप्टर है, किसी में 4 चैप्टर, किसी में 1 चैप्टर है। ये जो हमारी यूनिट है सेकंड, उसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके अंदर हमारे जो नंबर ऑफ लेसन हैं वो है 2। अब हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं क्या। तो पहली यूनिट में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ऐसा हम पढ़कर आए थे। अब हम इसमें दूसरी बात करते हैं कि जब चार्ज मोशन में होता है तो उसकी क्या क्या इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है। ध्यान दीजिए, मैं अभी जो बात कर रहा हूँ उसकी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी के अलावा भी कुछ दूसरी प्रॉपर्टी और होती हैं, तो वो होती है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये अपन नेक्स्ट यूनिट में पढ़ने वाले हैं। अभी हम बात कर रहे हैं केवल इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी की। कब? व्हेन द चार्ज इज इन मोशन। जब भी चार्ज कैसा है? मोशन में है, तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उसको अपने को स्टडी करना है। ठीक है, अब चार्ज जब मोशन में तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी उसको एक बार देखते हैं। तो उसके लिए चार्ज जब मोशन में होता है तो है क्या? चार्ज जब मोशन में होता है तो उसका मतलब है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जब भी चार्ज मूव करेगा यानी उसका फ्लो होगा, जिस रेट से फ्लो होगा यानी पर यूनिट टाइम में कितना फ्लो होगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो चैप्टर आपका है चैप्टर नंबर 5, इसके अंदर जो चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। तो चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। अभी ये चैप्टर जो हमको पढ़ना है उसमें सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे तो इसी के बारे में करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या है डेफिनेशन? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज, तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक चार्ज। फ्लो कर रहा है, रेट है, तो किसके रेस्पेक्ट होगा? तो ये टाइम के रेस्पेक्ट होगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम, दिस इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक करंट। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। इट इज डिनोटेड बाय आई। अभी कहीं स्मॉल आई से कहीं कैपिटल आई से, दोनों से रिप्रेजेंट किया है। आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हो, डजेंट मैटर। तो इलेक्ट्रिक करंट डिनोटेड बाय आई। आई इज इक्वल टू क्या है? चार्ज अपॉन टाइम। तो Q बाई टी हो गया। तो I इज इक्वल टू Q अपॉन टी। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, बेसिक फॉर्मूला है। अब छोटी क्लासों से पढ़कर आए, कोई नई बात नहीं है। इसकी यूनिट क्या होगी बताइए? तो सोचेंगे तो क्या है? ऊपर चार्ज है तो क्या हो गया? कूलम, नीचे टाइम है तो सेकंड। तो यूनिट इसकी क्या होनी चाहिए? कूलम अपॉन सेकंड। यही होगी, हाँ या ना? बताइए क्या होगा? कूलम अपॉन सेकंड ही होगा? नहीं, कूलम अपॉन सेकंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट इज अ कौन सी क्वांटिटी है? दिस इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या है ये? फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी जो भी हम यूनिट जितनी भी हमने निकाली हैं वो फंडामेंटल यूनिट से निकाली हैं। तो इसकी जो यूनिट होगी वो फंडामेंटल यूनिट होगी। और यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की? एम्पियर। ध्यान से रखना, Q अपॉन टी से कूलम अपॉन सेकंड मत कर देना। ये कूलम भी जो निकला है वो इससे निकला है। कूलम अपने आप में कुछ नहीं है। फंडामेंटल क्या है? ये एम्पियर है।
फंडामेंटल क्या है, ये सेकंड है, ये Q तो इन दोनों का प्रोडक्ट से आता है चार्ज, तो यूनिट क्या होगी इसकी एम्पियर, और डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा A1, इट्स डायमेंशन फॉर्मूला इज A1 और यूनिट इज एम्पियर। इज दैट क्लियर? अभी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है वो थोड़ी सी समझने की है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये? यह एक स्केलर क्वांटिटी है। अभी कभी कभी दिमाग में आएगा स्केलर क्वांटिटी कैसे, सोचकर देखिए कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि किसी भी वायर के अंदर फ्लो करता है, पक्का कहाँ से फ्लो करता है, हमेशा प्लस चार्ज से, और प्लस मतलब हाई पोटेंशियल से। कहाँ फ्लो करता है, लो पोटेंशियल पर। तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर इसका करंट का फ्लो होता है। इसका मतलब इसकी कोई ना कोई फिक्स डायरेक्शन है, हमेशा कैसी है, प्लस से माइनस की ओर है। तो जब डायरेक्शन इसकी कांस्टेंट है तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी है, होनी तो चाहिए वेक्टर क्वांटिटी। हम क्या कर रहे हैं, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो क्यों स्केलर क्वांटिटी है, तो थोड़ा सा हम समझेंगे कि कोई भी वायर है, उस वायर से हमने कोई कनेक्शन लिए, अब ये कनेक्शन हमने ऐसा लिया या इसको हम घुमा कर लिया, कहीं भी घुमा कर ले जाए, ये वायर हम कहीं से भी ले जाएं, कैसा भी ले जा सकते हैं। तो यहाँ से कोई करंट आई गया, यहाँ पर गया है I1, इसमें गया I2, इसमें गया I3, इसमें गया I4। अभी I2 घूम के जा रहा है, I3 घूम के जा रहा है, डजेंट मैटर, नेट करंट I की वैल्यू कितनी होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, किसी डायरेक्शन में जा रहा होता उससे फर्क पड़ रहा होता। तो हम जानते हैं मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए था, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, मतलब एंगल थीटा के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एंगल थीटा के ऊपर इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। हमेशा करंट क्या होता है, जितने भी वहाँ से सर्किट में से निकलते हैं, हम घरों में देखते हैं सप्लाई आई एक बोर्ड में, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर दिखाई नहीं देगा आपको, तो ये कोई बोर्ड हमने एज्यूम कर लिया, इसमें ये कोई बोर्ड बना हुआ है, ये स्विच बना हुआ है, ये बोर्ड है। अभी यहाँ पर वायर आ रहे हैं, अगर नंबर ऑफ स्विच मोर देन 2, 3, 4 हैं, और वायर जो मेन सप्लाई से आया ये, और निकल करके एक गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, ऐसे कई सारे इसमें सर्किट जा रहे हैं। कोई पंखे के लिए जा रहा है, कोई लाइट उसके स्विच उसके लिए, आपके इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए जा रहा है, कोई टेलीविज़न के लिए जा रहा है, कोई चार्जिंग पॉइंट के लिए जा रहा है। अलग अलग पॉइंट पर ये इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, लेकिन नेट करंट वही होगा जो आया है। ऐसा नहीं है कि घूम घाम के तो कम ज़्यादा हो गया। तो इलेक्ट्रिक करंट नेट की वैल्यू वही की वही होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन है, एक कांस्टेंट डायरेक्शन है, फिक्स डायरेक्शन है, बट इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट ओबे लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर सम है या एडिशन वेक्टर है, उसके लॉ को ये ओबे नहीं करता है। तो देयरफॉर इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्या है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट। ये पहला जो आपका चैप्टर तो इलेक्ट्रिक करंट है ही, लेकिन इसके अंदर जो पहला हम टर्म जो बात करते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट से ही करते हैं। ठीक है, दूसरी क्वांटिटी के बारे में बात करें फिजिकल क्वांटिटी की चैप्टर में, तो वो जो आती है उसका नाम है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, अब ये क्या है करंट डेंसिटी, ये समझिए। और डेंसिटी क्या होती है, जनरली डेंसिटी के बारे में हम जानते हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये जो है ये कहलाती है मास डेंसिटी, जो अपने 10th तक पढ़ रखी थी। अभी 11th 12th में हम जाते हैं तो हमने इसके बारे में अलग अलग पढ़ रखा है। तो डेंसिटी जैसे हमने गॉस थ्योरम में पढ़ा था चार्ज के बारे में डेंसिटी, तो 3 टाइप की डेंसिटी पढ़ी थी। कौन कौन सी थी? एक तो था अगर चार्ज लेंथ में है तो उसको बोलते हैं उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज अगर सरफेस पे तो उसको सरफेस डेंसिटी बोलते हैं, और वॉल्यूम में तो उसको वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी बोलते हैं। ऐसी करंट डेंसिटी क्या होगी, तो कोई भी वायर, जनरली वायर सिलेंड्रिकल होते हैं, आप कोई भी वायर ले सकते हैं, तो होता कैसा, उसकी शेप कैसी होती है, जनरली वो सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल वायर है, इसके अंदर से कोई करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट क्या होगा, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसमें हमेशा परपेंडिकुलर जाएगा। तो द इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज सेड टू बी करंट डेंसिटी। इसको क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी, एंड इज डिनोटेड बाय जे।
स्मॉल जे से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। तो इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज सेड टू बी करंट डेंसिटी, इट इज डिनोटेड बाय J। यूनिट क्या होगी, करंट है तो एम्पियर और एरिया है तो मीटर स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऊपर तो एम्पियर है तो ए 1, नीचे मीटर स्क्वायर है तो एल स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो एल की पावर -2 ए की पावर +1। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ करंट डेंसिटी। ठीक है, तो करंट डेंसिटी डिफाइन क्या हुआ, तो इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया इज सेड टू बी करंट डेंसिटी। तो J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, डायमेंशन फॉर्मूला L - 2 A1। लेकिन ये क्या है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है कि इसकी डायरेक्शन हमेशा एरिया के हमेशा कैसी है, परपेंडिकुलर है। तो J वेक्टर इज इक्वल टू आई अपॉन ए और डायरेक्शन परपेंडिकुलर है तो n क्या है, डायमेंशन क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी इज अ स्केलर, सॉरी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज डिनोटेड बाय J वेक्टर इज इक्वल टू आई बाई ए और डायरेक्शन कैसी होती है, हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये दो टर्म थे, अभी हमने पढ़ा था। अब इसके बाद जो अपने को बात करनी है वो समझिए, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसका करंट का मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम। इलेक्ट्रिक करंट का मैकेनिज्म क्या है, कैसे करंट आया, कहाँ से आया, पूरा का पूरा थोड़ा ये थ्योरेटिकल है। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इसके बारे में अपन थोड़ा सा विचार करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन हमने किया था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी भी सर्किट में, किसी भी वायर में, किसी भी मेटल में, किसी भी कंडक्टर में जो चार्ज फ्लो करता है और जिस रेट से फ्लो करता है उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। फ्लो किस में करता है, तो कंडक्टर में करता है। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि व्हाट इज द कंडक्टर, क्या होता है कंडक्टर, सोचिए और अपने मन में जवाब सोचिए, जिसको लगे ठीक तो बताएंगे। व्हाट इज द कंडक्टर। जनरली कंडक्टर होता क्या है, हम जानते हैं जिसके अंदर चार्ज मूव कर सकता है, चार्ज फ्लो कर सकता है, करंट फ्लो कर सकता है, उसको इलेक्ट्रिक कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, ये बात सही है, गलत नहीं है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसको डीपली समझें तो है क्या, कंडक्टर क्या होता है कि कंडक्टर उसको कहते हैं जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। कौन अवेलेबल है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। द मटेरियल इन विच वी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल आर सेड टू बी इलेक्ट्रिक कंडक्टर। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है उसको बोलते हैं इंसुलेटर, और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन बहुत कम अमाउंट में, इंसुलेटर के रेस्पेक्ट तो कुछ है लेकिन कंडक्टर के रेस्पेक्ट बहुत कम है, उसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। इस तरीके से 3 कैटेगरी में उन्होंने डिवाइड किया है। अभी हम बात जो कर रहे हैं वो इसकी कंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल है, कोई भी कंडक्टिंग है, जो जनरली मेटल्स हैं वो सारी कंडक्टर्स हैं। तो कंडक्टर्स का मतलब क्या है, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसको बोलते हैं कि जो कहीं भी पूरे के पूरे उसके वॉल्यूम में ट्रैवल कर सकते हैं, जहाँ उनका मन करे, जहाँ इच्छा करे वहाँ जाए। और ये इनकी जो मोशन होता है वो रैंडम होता है, कहीं भी जा सकते हैं, उसके बारे में कोई पहले से फिक्स डायरेक्शन नहीं है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे मटेरियल के अंदर मूव करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो चार्ज को कैरी करते हैं। अब चार्ज कैरी करेंगे, पर यूनिट टाइम में जो चार्ज जाएगा वो करंट हो जाएगा। तो हर एक मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मूव भी कर रहे हैं, और मूव कर रहे हैं तो कोई ना कोई करंट होना चाहिए। फिर भी जैसे ये मैंने एक सिल्वर की अंगूठी पहन रखी है, सिल्वर रिंग है, मेटल इसके अंदर सिल्वर है, तो सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर, सबसे अच्छा कंडक्टर जिसको कहा जाता है वो सिल्वर है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, मूव भी कर रहे हैं, फिर भी मुझे करंट नहीं लग रहा। तो क्यों नहीं लग रहा, कोई मेटल है, कोई जैसे आप लोहे की चीज़ पकड़ ली, जैसे ये इसका फ्रेम लिया, ये मेटल है, इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन से, तो अभी करंट नहीं लग रहा। आप अपने घर के दरवाजे पकड़ते हैं, स्कूल में बैठते हैं तो मेज़ पकड़ते हैं, या खिड़कियां पकड़ते हैं, बस में बैठते हैं, तो सारी की सारी मेटल्स हैं। आप आसपास देखिए बहुत सारी मेटल्स हैं, लेकिन उसके अंदर कोई करंट हमको नहीं लगता, जबकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री अवेलेबल हैं। करंट क्यों नहीं लगता, तो वो मैकेनिज्म अपन को समझना है क्या कि कंडक्टर, कोई भी हमने कंडक्टर लिया, कंडक्टर का मतलब जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरे के पूरे वॉल्यूम में उसके अंदर रैंडमली मूव करते हैं। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, उसके बारे में हमको पहले से कुछ नहीं पता, कोई इलेक्ट्रॉन उसका मूवमेंट किस साइड में, फ्रीली मोशन करते हैं।
ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं कहीं भी जहाँ इनकी इच्छा हो रही है वहाँ उनका मोशन है। तो फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। अब मूव कर रहे हैं रैंडमली पूरे वॉल्यूम के अंदर, जहाँ उनकी मर्जी है वहाँ घूम रहे हैं, वहाँ जहाँ इच्छा है वहाँ आवारागर्दी कर रहे हैं, हाँड रहे हैं, कहीं मान लो कहीं भी जा सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते करते जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास आते हैं, कोई मूव करके आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये जैसे ही एक दूसरे के क्लोजर आते हैं, जैसे ही वो क्लोजर आते हैं, इन दैट केस क्या होगा, ये एक चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन माइनस का चार्ज है, ये भी इलेक्ट्रॉन है माइनस का चार्ज है, तो दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। कैसे फोर्स लगाएंगे? फ्रॉम कूलम्स लॉ, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। व्हेन टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर टू ईच अदर दे डेवलप अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उनके बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है या एक्सपीरियंस करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू कूलम्स लॉ। कहाँ से आया वो? कूलम्स के लॉ से। लेकिन फोर्स लगाएंगे तो क्या करेंगे, दोनों सेम नेचर के चार्ज हैं तो दे रिपेल टू ईच अदर, तो एक दूसरे को फोर्स लगाते हो क्या करते हैं, वो रिपेल करते हैं। जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास आते हैं, जैसे ही पास आएंगे कहीं से भी आए एक दूसरे के अपने अंदर, उनके पास जो मोशन है वो उनका क्या कहलाता है, इसका हम थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं, थर्मल मोशन कहते हैं उसमें भी। तो थर्मल वेलोसिटी से एक दूसरे के पास आते हैं, जैसे ही पास आएंगे एक दूसरे के क्लोजर आ जाएंगे, एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, दूर हट जाएंगे। तो दिस फिनोमिना इज सेड टू बी, इसको बोलते हैं कोलाइजन। लेंथ में पढ़ा था आपने कोलाइजन, जैसे दो पार्टिकल एक दूसरे के पास आते हैं और टकराते हैं, दूर हट जाते हैं, तो जैसी टक्कर होती है इसको टक्कर को क्या बोलते हैं, कोलाइजन। तो जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास आते हैं एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं यानी दूर हट गए, तो दिस इज सेड टू बी कोलाइजन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। दिस कोलाइजन इज परफेक्टली इलास्टिक। कैसा कोलाइजन होता है? दिस इज अ इलास्टिक कोलाइजन। तो इलास्टिक कोलाइजन मतलब क्या आपने पढ़ रखे है? कोलाइजन तो एक इलास्टिक कोलाइजन होता है, एक इनइलास्टिक कोलाइजन होता है, एक परफेक्ट इनइलास्टिक कोलाइजन होता है। तो व्हाट इज द इलास्टिक कोलाइजन? तो इलास्टिक कोलाइजन किसको कहते हैं कि जिस कोलाइजन के अंदर उसकी एनर्जी कंजर्व रहती है, देयर इज नो चेंज इन एनर्जी, एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, कोई लॉस नहीं हुआ किसी टाइप का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक कोलाइजन। ठीक है, तो ये कोलाइजन कैसा होता है, इलास्टिक। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे ये एक दूसरे को से कोलाइजन होगा और जैसे एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो कोई इलेक्ट्रॉन कहीं जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन कहीं जाएगा। तो पहले इनके डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो थी, मोशन की डायरेक्शन ये थी, अब ये रिपेल करेंगे तो हट गई, हट सकती, तो वो हो सकती है परफेक्ट 180 पे जाए या आड़ा तिरछा भी जा सकता है, कोई इधर गया कोई इधर गया या कोई नीचे गया, कहीं भी जा सकते हैं। जैसे आप कैरम से स्ट्राइकर को हिट करते हैं तो कैरम का स्ट्राइकर उस गोटी को कहाँ पर हिट कर रहा है, या कंचे आप हिट कर रहे हैं खेल रहे हैं तो कहाँ हिट कर रहा है वो डिपेंड करता है किस एंगल पे, उसी एंगल पर जाएंगे। तो जैसे कैरम में गोटी जाती है तो इधर भी जा सकती है, सीधी भी जा सकती है, आड़ी तिरछी भी जा सकती है। तो ऐसे ये इलेक्ट्रॉन से कहीं ना कहीं इधर उधर जाना शुरू कर देते हैं। जैसे एक दूसरे के पास आए, दूर हट गए, अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, तो जैसी डायरेक्शन इनकी चेंज होगी मोशन की, तो इट मीन्स द वेलोसिटी बिकम चेंज। पहले यहाँ पर कोई वेलोसिटी इसकी v थी, v1 और ये v2, अब ये वेलोसिटी क्या होगी, दिस इज v1 डैश एंड दिस इज v2 डैश। तो दोनों की वेलोसिटी वेरी कर जाती है। क्यों वेरी कर जाती है? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर डिपेंड करता है उसके मैग्नीट्यूड पर, उसकी डायरेक्शन पे। इसकी डायरेक्शन वेरी कर रही है इसलिए वेलोसिटी वेरी कर जाती है। तो जैसे दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कोलाइज करते हैं, दूर हटते हैं, इसका मतलब उनकी वेलोसिटी वेरी करती है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है। अब उसके बाद की बात करते हैं कि एक हिट हुआ किसी एक इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पर हिट हुआ, अभी इलेक्ट्रॉन चला गया, अब यहाँ पर जाकर फिर हिट कर रहा है। तो बिटवीन टू सक्सेसिव कोलाइजन, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जाकर इसका कोलाइजन हुआ, फिर कहीं चला गया, फिर दूसरा किसी इलेक्ट्रॉन को मिला, वहाँ पर भिड़ गया तो दूसरा कोलाइजन हो गया। तो जैसे ही दो सक्सेसिव कोलाइजन होते हैं तो द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलाइजन इज सेड टू बी, इसको क्या बोलते हैं, ये कहलाता है रिलैक्सेशन। इसको क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। यानी एक टक्कर से दूसरी टक्कर तक उसमें कोई और टक्कर नहीं, इसका मतलब वो रिलैक्स है, तो दिस टाइम इज सेड टू बी रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, दूसरी बात, एक कोलाइजन से दूसरे कोलाइजन तक जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, दिस डिस्टेंस इज सेड टू बी फ्री पाथ। इसको क्या बोलते हैं, फ्री पाथ।
तो जैसे ही कोलाजन होता है, कोलाजन से क्या होता है, परफेक्ट इलास्टिक कोलाजन है, एनर्जी लॉस नहीं है, लेकिन वेलोसिटी वेरी कर जाती है। वेलोसिटी वेरी कर जाती है, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड की बात नहीं हो रही है, बात केवल डायरेक्शन की हो रही है। मैग्नीट्यूड तो फिक्स हो सकता है, हाफ एम बी स्क्वायर, तो एम क्योंकि वी स्क्वायर हो गया तो उसका एक कांस्टेंट नंबर हो गया, तो एनर्जी कंजर्व है लेकिन वेलोसिटी वेरी कर रही है। वेलोसिटी का मतलब केवल इसमें मैग्नीट्यूड नहीं है, डायरेक्शन है, डायरेक्शन भी वेरी कर रही है, तो डायरेक्शन वेरी कर जाती है तो वेलोसिटी वेरी कर जाती है। अब एक कोलाइजन होगा, फिर दूसरे से कोलाइज करेगा, फिर तीसरे से करेगा, फिर चौथे से करेगा, तो जो दो सक्सेसिव कोलाइजन होते हैं उनके बीच में जो टाइम लेता है दैट टाइम इज सेड टू बी रिलैक्सेशन टाइम, और जो रास्ता तय करता है, जो उसने डिस्टेंस कवर की, उसको बोलते हैं फ्री पाथ। तो दिस इज सेड टू बी फ्री पाथ। दो चीज़ें हो गई। लेट अस कंसीडर द नंबर ऑफ कोलाइजन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन आर एन। एन हमने उसके टक्कर है मान ली, एन कोलाइजन मान लिए, तो इन दिस केस तो एक टक्कर, दूसरी टक्कर, तीसरी टक्कर, अलग अलग रिलैक्सेशन टाइम है, तो मीन रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम अपॉन नंबर ऑफ कोलाइजन। तो मीन रिलैक्सेशन टाइम इसको डिनोट करते हैं टो से। तो जितने उसने टाइम लिया उस टोटल टाइम में उसके नंबर ऑफ कोलाइजन का डिवीजन कर देंगे, तो वो क्या कहलाएगा, मीन रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर। दूसरी बात, जो उसने रास्ता अलग अलग ट्रेवल किया है, जो पाथ है, ऐसी टोटल पाथ मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना टाइम करता है, उसको बोलते हैं टोटल पाथ का, दिस इज सेड टू बी मीन फ्री पाथ। और इसको किससे डिनोट करते हैं, दिस इज डिनोटेड बाय लैम्डा। 11th में पढ़ा था गैस मॉडल में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, केटीजी जो पढ़ा था उसमें था। तो जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो एक टक्कर से दूसरी टक्कर तक जो टाइम लेता है उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, और जो रास्ता तय करता है उसको फ्री पाथ बोलते हैं। ऐसे उसने एन कोलाइजन किए तो उसका जो एवरेज आता है उसको बोलते हैं टाइम का, तो वो तो कहलाता है मीन रिलैक्सेशन टाइम, और रास्ते का होता है वो मीन प्री पाथ कहलाता है। रिलैक्सेशन टाइम को टू से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो पाथ उसने ट्रेवल किया, दिस पाथ इज डिनोटेड बाय लैम्डा। ठीक है। अब यहाँ से जो अपने को एक तो ये टर्म मिला कि मीन रिलैक्सेशन पाथ हो गया, एक ये होगा हमारे पास इसका पाथ, और दूसरा होगा इसका टाइम। तीसरी अभी हमने पढ़ा था इसकी वेलोसिटी वेरी कर जाती है, तो कभी ये इधर गया और कभी इधर गया, ऐसी इधर तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी, इधर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। तो ऐसे केस में इसकी जो एवरेज वेलोसिटी आती है, मीन वेलोसिटी आती है, वो कितनी हो जाती है, दैट इज 0। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जब अलग अलग कोलाइजन करता है किसी भी मेटल के अंदर, तो उसका जो मीन वैल्यू आती है वेलोसिटी की, तो मीन वेलोसिटी क्या होती है, 0। तो यही वजह है कि इसकी कोई रिजल्टेंट वेलोसिटी नहीं है इलेक्ट्रॉन की किसी मेटल के अंदर, इसी वजह से इसके अंदर मुझे कोई करंट नहीं लगा। तो किसी भी मेटल के अंदर अपने को कोई करंट महसूस नहीं होता है। ठीक है। अब यहाँ से एक टर्म और आता है, वो और थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो टर्म क्या आता है कि जब तक हमने किसी भी मेटल को रखा है फ्री, कहीं उसे कनेक्ट नहीं है, तो उसके अंदर कोई रिजल्टेंट करंट नहीं होता। लेकिन अगर हमने किसी वायर को, किसी भी मेटल, उसके दोनों एंड को हमने पोटेंशियल डिफरेंट पे लगा दिया, एक हाई पोटेंशियल है, एक लो पोटेंशियल, पॉजिटिव का मतलब हाई पोटेंशियल, नेगेटिव का मतलब लो पोटेंशियल, तो कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंट लगा दिया। इस केस में क्या होगा, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर ट्रैवल करना स्टार्ट कर देंगे। तो नेगेटिव टर्मिनल से तो रिपेल होंगे और पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होंगे। तो जो पहले अलग अलग रैंडमली मोशन कर रहे थे, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, जब तक हमने इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया था, तो उसके अंदर इनका जो पाथ था वो अलग अलग था, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो इस केस में जो करंट था वो नेट वैल्यू 0 थी। लेकिन जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंट लगाते हैं तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मोशन करना स्टार्ट करेंगे। जिस वेलोसिटी से वो स्टार्ट करते हैं, सारे के सारे जिस वेलोसिटी से स्टार्ट करते हैं, तो दिस वेलोसिटी इज सेड टू बी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जब तक आपने पोटेंशियल नहीं लगाया तब तक कोई रिजल्टेंट वेलोसिटी नहीं है, और जब पोटेंशियल लगा दिया तो किसी ना किसी एक बॉडी से स्टार्ट करेंगे, उनकी जो एवरेज वेलोसिटी आएगी, ऐसा नहीं है एक ही, किसी की कम है किसी की ज़्यादा, यानी कोई पहले यहाँ से चल रहा था तो उसकी वेलोसिटी
बढ़ जाएगी, कोई इधर जा रहा था वो उलट पलट के जाएगा तो उसकी वेलोसिटी उससे कम हो जाएगी। तो किसी की कम होगी, किसी की ज़्यादा होगी। उस केस में जो मीन वेलोसिटी जिससे वो स्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं वीडी से। तो जो भी किसी भी सर्किट के अंदर करंट आता है वो कहाँ से आता है, जब उसके अंदर कोई पोटेंशियल डिफरेंट लगाते हैं, उस केस में इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करते हैं। जिस वेलोसिटी से स्टार्ट करते हैं उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है, इतनी सी बात है इसकी मैकेनिज्म की। करंट कितना होता है, उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्या रिलेशन है, पोटेंशियल से क्या रिलेशन है, ओम्स लॉ क्या है, उसका रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टिविटी क्या है, अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, थैंक यू।